हुनकर भी और सभी यहाँ पे जो भी अतिथि यहाँ पे आप सब पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बतौर विधायक, आप हमारे क्षेत्र में आप लोग पधारे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, दीर्घायु, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की मैं मनोकामना करता हूँ। और ये मेरे लिए, खुद के लिए भी, नव वर्ष की शुरुआत आप लोगों के आशीर्वाद से हो रही है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। मैं तो सोच रहा था केवल अपनी उपशा का इटावा का कार्यक्रम है तो केवल अपने इधर क्षेत्र के होंगे, पर यहाँ तो इतने महान अनुभव सभी यहाँ पे विराजमान है मंच पर। आपका भी और सभी का, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो बहुत छोटा हूं, उम्र में भी बहुत छोटा हूं, अनुभव में भी बहुत पीछे हूं आप लोगों से, और फिर भी उद्बोधन के जरिए आप लोगों को संबोधित करने का मेरे को जो आज अवसर प्राप्त हुआ है, जो मैंने संस्कार प्राप्त किए हैं, ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आधार से आज मैं आप लोगों को संबोधित करता हूं। अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो आप लोग मेरे को क्षमा कीजिएगा। हमेशा से हमने जो संस्कार ग्रहण किए हैं उसमें यही पाया है कि वृद्धजनों का पूरा सत्कार करना चाहिए। और हमारी जो संस्कृति है उसमें तो प्राचीन काल से वृद्धजनों का सम्मान, अत्यंत सम्मान किया जाता है। मनुस्मृति में भी वृद्धजनों का जो अभिवादन होता है, जो अभिवादन करते हैं, जो सेवा करते हैं वृद्धजनों की, उनको दीर्घायु, कीर्ति, बल, बुद्धि, इन चारों की उन्नति का आशीर्वाद मिलता है, ऐसी बातें कही गई है। और जो व्यक्ति वृद्धजनों का सम्मान करता है, सेवा का भाव होता है, सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, अभिवादनशीलता उसके अंदर होती है, वो आप हमेशा से देखेंगे कि उसका स्वभाव बहुत विनम्र होता है, क्योंकि उनकी संगति, उनके आशीर्वाद से जो उनके गुण होते हैं उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और गुण वृद्धजनों के शास्त्र में 5 प्रकार के हमने जो है वृद्धों के बारे में हमने जाना है। धन वृद्ध हो गए, बल वृद्ध, आयु वृद्ध, क्रम वृद्ध और बुद्धि वृद्ध। तो गुण, चाहे फिर आप बात करो आयु वृद्ध की, तो जीवन का जो अनुभव होता है वो उनकी पूंजी है। कर्म वृद्ध में प्रवीणता का गुण ही उनका आधार है, और बुद्धि वृद्ध में जो बुद्धि है वो उनकी पूंजी है। तो ऐसे लोगों का जब हम सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों की जब हम सेवा करते हैं, तो परिणाम स्वरूप उनके जो गुण होते हैं उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता है, और उनके गुणों की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, सफलता हासिल करते हैं। ये हम लोगों ने, मैंने अपने संस्कार अपने जीवन में हमेशा सीखा है, और यही कारण है कि मैं तो आज मंच पे, अब तो आप लोगों के आशीर्वाद से इतनी कम उम्र में विधायक जरूर बन गया हूं, पर आदरणीय परालिया साहब यहाँ पे बैठे हुए, मात्र 7 साल की उम्र में था जब मेरे दादाजी और पिताजी शांत हो गए थे। तो बहुत बड़ा श्रद्धांजलि सभा का एक कार्यक्रम था उनके देहांत होने के बाद। तो मेरा सबसे पहला भाषण जीवन का 7 साल की उम्र में आदरणीय परालिया साहब ने मेरे को ट्रेनिंग दी थी उस समय। तो आप लोगों से जो हम आशीर्वाद, हमारे बीच में पीटीआई साहब हसन अब्बास जी भी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में खेल की मिसाल इन्होंने ही कायम करी है। तो आप लोग से तो हमारे को प्रेरणा मिलती है, आप सभी से हमारे को प्रेरणा मिलती है कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ रास्ते पे ले जाते हुए अपना, समाज का, अपने परिवार का और राष्ट्र का हम गर्व महसूस कराएंगे। अभी जब मैं सुन रहा था तो महसूस कर रहा था, आज आधुनिकता की चक्काजाम में यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आधुनिक हो चुका है।
और भौतिकता के चलते शरीर कमजोर हो जाता है। सभी का कमजोर होना है, हमारा भी कमजोर होना है एक समय पे आने के बाद। पर मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि सभी का, क्योंकि यहाँ पे आदरणीय अध्यक्ष साहब भी उपस्थित है, 85 साल की उम्र से ज्यादा हो गए पर आज भी अट्टे हैं। पर एक स्वाभाविक है, भौतिकता के चलते शरीर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पहले जैसी बात नहीं रहती है। तो सभी की स्थिति होनी है, हमारी भी होनी है, सभी की होनी है। पर हम देखते हैं कि आधुनिकता की चकाचौंध में और भौतिकता के चलते जिस तरीके से वृद्धजनों को रूढ़िवादी अशक्त समझकर उनका तिरस्कार किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी हानि समाज को हो रही है। आप लोगों का अनुभव का लाभ हम लोग नहीं ले सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सद परंपराओं का निर्वाह और अनुकरण करने से ही संस्कृति का निर्माण होता है। आज हमारे को चाहिए कि हम विरासत को बचाएं, इस विरासत को बचाएं और जो हमारे वृद्धजनों का सम्मान करें। और यही कारण है, आप देखेंगे आने वाले समय में फाग मंडल होता है, हमारे जो है यहाँ पे गीत चलते हैं, फाग चालच, गोठा चालच, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सब खत्म हो जाएगी आने वाले समय में, और हो रही है। मैं एक बार की एक कहानी मैं भी सुना जब बचपन में, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक बार क्या होता है कि एक लड़के का संबंध होता है। तो क्या होता है कि लड़की के परदादाजी जीवित रहते हैं, तो वो काफी बुजुर्ग होते हैं, तो वो हंसी मजाक करने की उनकी बहुत आदत पड़ी हुई रहती है। तो कहते हैं लड़की तो ध्रुव था परिवार में, तो वो परखते हैं कि देखते हैं इनके संस्कार कैसे हैं। तो वो परखते हैं कि लड़की तो मुंह दे दूं, पर बारात में एक भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। तो उनकी हंसी मजाक करने की आदत होती है। अब लड़के को पहले बहुत सारी लड़कियां पसंद नहीं आ रही थी, एक ही लड़की जाके पसंद आती है, तो वो टेंशन में आ जाता है कि यार कशा करा, बुजुर्ग जाए बना मानेगा कोई ना कहीं तो करनी पड़ोगे, तो यहीं रुक जाओ, मत जाओ, फिर शादी के बाद आशीर्वाद दे दीजिए, मत जाओ बारात में। अब बुजुर्ग माना चाहिए, ले देर एक बुजुर्ग तो कंबल वंबल ओढ़ के थोड़ा बहुत अपने आप का बचाव करते हुए बारात में शामिल हो ही गए। अब साहब बारात गई तो परीक्षा ले रहे थे लड़की के परदादाजी। अब बारात गई तो उन्होंने देख लिया कि यार इसमें बुजुर्ग तो एक भी नहीं है। अच्छा बेटा अब इनके मजे लेता हूं। उन्होंने कहा यहीं रुक जाओ, शादी जदी होगी जब ये तालाब में पानी भरे हो, अतनो दूध लार देगा जब जार शादी होगी। अब बाराती चक्कर में पड़ गया, अतनो दूध खास ले रहा हूं, यो काइजे यार, ये तो समझ में ही ना आ रहे हो। तो जब ये बात हुई तो फिर वो बुजुर्ग वहां पे थे, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा यार काई बात हुई बताओ तो सनी, ये तो इतनी दूध खास ले रहा हूं, इतना दूध की डिमांड कर रहे थे मरना का। तो ठीक है कोई बात कोई ना, बुजुर्ग ने की कोई बात कोई ना, था कर दो भाई ले आवा इतना दूध, पहले तलाव ना खाली कर दो, फिर मैं इतना ही दूध ले आवा। तो ये कहते जैसे ही उन्होंने कहा तो लड़की के परदादाजी समझ गए यार इतनी ज्ञान की बात तो केवल बुजुर्ग ही कर सके, तो कोई ना कोई यहाँ में बुजुर्ग जरूर से। तब जार तोल पड़ी भाई यो बुजुर्ग था, तब जार दादी का परदादाजी मान्या के चालो ठीक है, माँ को भी सम्मान चाहिए परिवार में, तो वो बचे। तो ये ज्ञान की जो गंगा है आप लोगों से हमारे को प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे आप सभी में सबसे छोटा मैं जरूर हूं, पर मैं भी आप लोगों के बीच में ही हूं, आप लोगों के संस्था का एक सदस्य मेरे को समझ के चलिएगा। हमारे घर पे जब निमंत्रण देने आए थे तो कहा गया था कि भाई हमारे जो है एक जगह आवंटित हुई है पेंशनर समाज के लिए, तो वहां पे हम लोग एक जो है सरकार की तरफ से एक भवन बनेगा, तो वहां पे भी आप लोग भी आपकी तरफ से कुछ बोल के जाना, आपके विधायक कोष से कुछ बोल के जाना। तो मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि ले दे के हमें भी वहीं जाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल साहब ये तो एक सौभाग्य की बात होगी, हमारे भी काम आएगा आगे जाते हुए। तो निश्चित रूप से जैसा अभी आपने बताया कि जगह आवंटित हो चुकी है, और पर मैं ये भी सुन रहा था, मैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में हूं। जैसा आपने बताया कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने 20 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए बोले हैं,
तो भवन निर्माण के लिए बोले हैं, तो भवन मैं समझता हूं पर्याप्त होगा, तो आपको बजट भवन के और भी जगह की आपको जरूरत पड़ेगी। फर्नीचर है, कूलर है, गर्मियों में कूलर की भी जरूरत पड़ेगी, और भी आप, तो मैं अपनी ओर से जो है अगर कोई प्रशासनिक जिला परिषद या कहीं से अगर वो पूर्ण रूप से आवंटित होगा, प्रशासनिक कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं आई, तो मैं अपने एमएलए लेड से 5 लाख रुपए मैं यहाँ पे जो है, चाहे आप उसको फर्नीचर में काम लें, चाहे आप उसको बाउंड्री में काम लें, जिसमें भी काम में लेना हो आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं अपनी ओर से, ये मेरा एक सौभाग्य है, अवसर है। और 10 लाख में इसलिए कह रहा हूँ साहब, क्योंकि अभी आप लोगों से पता चला कि हमारे सुल्तानपुर में भी आपकी एक उपशाखा है, तो मेरे को उसको भी बराबर दायित्व पर रखना पड़ेगा, तो उसको भी मेरे को बराबर दायित्व पर रखना पड़ेगा। पर फिर भी आप लोगों के आदेश से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए, अगर आदरणीय बिरला साहब का किसी कारणवश, जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 20-20 लाख की घोषणा तो कर दी, पहले आवंटित तो कराए, पहले जगह आवंटित तो हो। अगर उधर से कोई परेशानी आती है, भवन आवंटित नहीं हो पाता, तो 5 की जगह 7, 10 जो भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी ओर से आपको पूरा आश्वासन देता हूं, पूरा भरोसा आप लोगों को देता हूं। और यही नहीं, ये सहयोग कुछ भी नहीं है साहब, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद सबसे बड़ा है, आप लोगों का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। और उससे भी महत्वपूर्ण, जो मैं आप लोगों की समस्या है, अभी जब सुन रहा था आदरणीय अध्यक्ष जी बता रहे थे, तो मैंने उनके उद्बोधन के बाद निवेदन किया कि इतनी बातें हमारे को पता नहीं पड़ पाती, क्योंकि आप लोगों का तो एक पूरा संगठन बना हुआ है, तो आप लोग मेरे को लिखित में भी दे, ताकि मैं विधानसभा में, सदन में मजबूती से उसको उठा सकूं। तो मैंने इनसे लिखित में वो अभी लिया है, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आप लोगों ने अपनी मांग रखी, चाहे वो आरजीएचएस की हो, उसमें जो कमियां हो, चाहे जन्म तिथि निर्धारण को लेकर जो अपनी समस्या आप लोगों को आ रही है, जो कटौती आप लोगों की पेंशन से जो की जाती है, उसको लेकर, ये सब मैं मजबूती से सदन में इसको उठाऊंगा। ये मैं आप लोगों को पूरा विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, और निश्चित रूप से समय पर आप लोगों का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे, यही मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूं। आप लोगों ने जो यहाँ पे पधार कर आप लोग पधारे, ये निवेदन करता हूं, समय पर आप लोग तो इस तरीके के कार्यक्रम करते रहे। ये तो बहुत, आज मौसम ठंडा था, ये तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि और ज्यादा आप लोगों के यहाँ पे और ज्यादा आशीर्वाद हमारे को लेने को मिलता, पर मेरे को खुशी हुई कि आप लोग हमारे क्षेत्र में पधारे, जिसके लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी के खुशहाल, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूं। और भी आप लोग जब भी मेरे को, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए जब भी आप लोग याद करेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।